स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेईई केमिस्ट्री लेकर आया हूं आज एक ऐसा सेशन जिसमें होंगे आपके सवाल और हमारी टीम के जवाब, यानी कि जीत टीम के जवाब। और जीत टीम की तरफ से अभी तो सिर्फ फिलहाल मैं आया हूं, क्योंकि मैं लेकर आया हूं केमिस्ट्री के आपके डाउट्स, जिनको मैं कैटर करने वाला हूं इस सेशन में। यानी कि आपने जो डाउट्स पूछे थे आस्क का डाउट फीचर का फायदा उठाकर, जहां पर आपने एक छोटा सा फॉर्म भरा था, एक इमेज प्यारी सी हम लोगों को सेंड की थी अपने डाउट की, और वो सीधे आई थी जो मेरे व्हाट्सएप पर, उन्हीं की मैंने बना ली है स्लाइड। और अब इस स्लाइड के थ्रू मैं उन डाउट्स को कैटर करूंगा। जितने भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि यार डाउट कहां पूछ सकते हैं, तो मैं तुमको बार बार पहले भी बोलता आ रहा हूं, आज फिर बता देता हूं। जितने लोग अभी तक इस फीचर का फायदा नहीं उठा पाए वो बिल्कुल फायदा उठाएं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आस्क का डाउट फीचर करके एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे लिंक पर, तो आपको एक छोटा सा फॉर्म ओपन होगा। वहां पर अपनी बेसिक डिटेल दिखनी है, वहां पर आपको फैकल्टी का नाम भी सिलेक्ट करना है कि किस फैकल्टी से आप मैग्नेट ब्रेन्स टीम से, किस फैकल्टी से आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, और फिर एक इमेज आपको उसमें अपलोड करनी है जिसमें आपका डाउट होगा, और वो सेंड करोगे जैसे ही तो काउंट ऑन मी वो सीधे मेरे व्हाट्सएप पर आता है। पूरा डाउट एज इट इज, आपका फॉर्म, आपकी इमेज, वो पूरा मेरे व्हाट्सएप पर आता है। वहां से मैं बैकएंड पर भेज देता हूं वो डाउट, ताकि बैकएंड की टीम उस पर स्लाइड बना ले, और वो स्लाइड्स हम लोग लेकर आते हैं हर संडे को आपके डाउट को कैटर करने के लिए, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे, आपके हर डाउट का जवाब आपको मिले, आपकी हर कंफ्यूजन दूर हो, आपकी हर दुविधा का यहां पर आंसर होता है। एकमात्र चैनल जो आप जानते हो मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट का जो चैनल है इस नाम से, उस चैनल पर ये सारे डाउट्स आपके कैटर होते हैं। तो आज टर्न है केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री के डाउट्स लेकर मैं हाजिर हो गया हूं। और याद रखना, बाकी आपको पता है इस चैनल पर सब कुछ जो आईआईटी जेईई के लिए चाहिए, जो नीट की तैयारी के लिए चाहिए, वो सब कुछ अवेलेबल है। चाहे वो आपके क्वालिटी लेक्चर्स हो, चाहे वो आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, चाहे वो डेली बेसिस पर शीट्स हो, चाहे वो वन शॉट रिवीजन हो, चाहे ये डाउट क्लियरिंग सेशन हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो। मतलब कहना चाहिए आपकी आईआईटी जेईई और नीट के लिए तैयारियों के लिए कहना चाहिए वो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ये वो एक चैनल है जो आपकी हर संभव मदद करता है, ताकि आप आईआईटी जेईई को क्रैक कर सको, आप नीट के एग्जाम को क्रैक कर सको। और सबसे बड़ी बात, ये सारी चीज आपको मिलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब यहां पर कोई खर्चा नहीं है भैया, बस आपका डेडिकेशन, आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और आपको बस समय चाहिए हमें आपसे, जो आप इन्वेस्ट करो यहां पर और अपनी तैयारियों को अंजाम दो। तो ये मंशा लेकर, ये भावना लेकर हम आगे बढ़ते हैं और अपना लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन आज संडे के रोज पर स्टार्ट करते हैं। तो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में सबसे पहला डाउट है भैया सूरज सिंह का। सूरज सिंह ने फॉर्म भरा था, सूरज सिंह ने डाउट पूछा था। सूरज सिंह का डाउट क्या है? सूरज सिंह ने मेरे एक स्लाइड की एक इमेज भेजी और इसमें कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़ लेते हैं पहले। थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स टेंड्स टू कीप देम अपार्ट। ठीक है, वो यहां पर स्टेटमेंट 2 में है, थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स टेंड्स टू कीप देम अपार्ट। Three states of the matter are the result of balance between intermolecular forces and thermal energy of the molecules। ये मेरी स्लाइड का ही एक इमेज है जिसको सूरज ने कहा है, सर आई ऑल्सो कैन नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी, काइंडली एक्सप्लेन। अब ऑल्सो लिखा है तो मेरे को नहीं पता और कितने लोगों को नहीं समझ में आई ये लाइन, बट ये मेरा एक डीपीपी का क्वेश्चन था। ये वाला जो पार्ट था ये मेरा डीपीपी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था, जिसमें हमने स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दो स्टेटमेंट्स दिए थे और आपको बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, और क्यों सही है ये भी बताना था। तो देखो थर्मल एनर्जी क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये समझो कि थर्मल एनर्जी वो होता है जो हम हीट के थ्रू, या जितनी भी हीट के थ्रू एनर्जी जो किसी भी मैटर में होती है उसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। एंड देन वी हैव थर्मल एनर्जी के साथ साथ एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी होता है जो हर मैटर में होता है, यानी कि हर मैटर का एक मॉलिक्यूल अपने एक दूसरे मॉलिक्यूल को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, उसको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देता है। वो कई में स्ट्रांग होता है, अगर बहुत स्ट्रांग होता है तो सॉलिड स्टेट में वो मैटर पाया जाएगा, अगर वो ठीक ठाक होगा तो वो लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा, और अगर बहुत वीक होगा लेकिन बहुत वीक होगा तो वो गैसियस स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस भी होती हैं। अब अगर थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल की ज्यादा है, कोई सब्सटेंस है, कोई मैटर है, उसके अंदर अगर हम देखें तो थर्मल एनर्जी जो है वो बहुत अगर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा इधर उधर भागना चाहेगा, और जब वो इधर उधर भागेगा
तो वो एक दूसरे मॉलिक्यूल से हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करेगा। यानी कि वो बोलेगा यार मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, मैं उससे दूर भागूंगा। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाली जो एनर्जी है उसको काउंटर करेगा, उसको डोमिनेटिंग करेगा। तो थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का बैलेंस यह डिसाइड करता है कि मैटर किस स्टेट में होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, थर्मल एनर्जी कम है, तो हम कहेंगे मैटर जो होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा। व्हाई? बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है सूरज, वो बहुत ज्यादा है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत टाइटली होल्ड रहेगा, बहुत पास रहेगा उसमें। लेकिन अगर तुम बोलो कि सर थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो फिर मॉलिक्यूल दूर रहेगा, तो ये गैसियस स्टेट में होगा। कि अगर भाई हो सकता है थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों की एनर्जी सेम हो, लगभग ऑलमोस्ट सेम हो, तो फिर वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो मोटी बात यह है कि जब भी हम थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें, तो इन दोनों एनर्जी के बीच का जो फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के थ्रू भी एक एनर्जी बनेगी, तो वो जो दोनों एनर्जी का बैलेंस है, थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाली जो एनर्जी उससे बनेगी, उनके बैलेंस डिसाइड करेंगे कि मैटर की कौन सी स्टेट होगी, सॉलिड होगी, लिक्विड होगी कि गैस होगी। तो ये स्टेटमेंट है इस बात का, और यही बात बिल्कुल सही है, देखो हमने यही स्टेटमेंट ट्रू लिखा है जिसमें ये लिखा है बात है। So intermolecular forces tends to keep the molecules together, but thermal energy of the molecules keep them apart. So it's the balance between thermal and intermolecular forces कि मैटर जो होता है वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हो गया? क्योंकि देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा रही तो मॉलिक्यूल्स पास रहेंगे, यानी कि सॉलिड। अगर इंटरमोलिकुलर कम रही, थर्मल ज्यादा रही, तो मॉलिक्यूल्स दूर रहेंगे। तो इट कैन बी लिक्विड और इट कैन बी गैस। बहुत ज्यादा एनर्जी है अगर थर्मल, और इंटरमोलिकुलर बहुत कम है, तो ये 100% आपका गैसियस होगा। तो कौन सी स्टेट होगी वो इन दोनों की एनर्जी का बैलेंस बताता है। ये बात वहां सूरज, ये इस डाउट का मतलब था, ये बात वहां पर कहना चाह रहे थे वो, ये बात वो कहना चाह रहे थे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर रखता है। इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं वो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखता है। इट कीप्स द मॉलिक्यूल होल्ड। It keeps the molecules together, ये कह लो। और जबकि जो थर्मल एनर्जी है वो मॉलिक्यूल्स को वो मॉलिक्यूल्स को दूर करता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर ज्यादा होगा तो मतलब मॉलिक्यूल्स पास रहेंगे, बट अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा रहा तो ये वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल को दूर करता है। तो इट कीप्स द मॉलिक्यूल अपार्ट, इट कीप्स द मॉलिक्यूल्स अपार्ट। तो ये मॉलिक्यूल्स को दूर करता है, और जब ये मॉलिक्यूल्स को दूर करता है तो वो थर्मल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा आप हीट दोगे, चाहे एक्सटर्नल सोर्स से दो, चाहे अंदर ही अंदर मॉलिक्यूल की हीट एनर्जी डेवलप बढ़ा दो, तो वो दोनों केसेस में आप कहोगे कि थर्मल एनर्जी उसकी बढ़ेगी। याद रखना, टेम्परेचर के बढ़ाने से इंटरनल एनर्जी बढ़ती है सीधे तौर पे, ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे भी। तो जब भी आप किसी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहां पर उसके अंदर की थर्मल एनर्जी यानी कि इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, जिससे मॉलिक्यूल दूर भागने की कोशिश करेगा। यानी कि मॉलिक्यूल के पास में नहीं रहेगा, मॉलिक्यूल से दूर हो जाएगा। और इस बात को हम ध्यान में रखते हुए मैटर की स्टेट्स डिफाइन कर सकते हैं। तो पूरा खेल इस फोर्सेस और इस एनर्जी के बीच के बैलेंस का है, इसलिए 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बनती हैं, और वो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इसी बेस पर डिपेंड करती है। सूरज सिंह, उम्मीद करता हूं आपके डाउट को क्लियर कर दिया गया होगा, और आपका डाउट अब क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये था सूरज का डाउट। स्क्रीनशॉट ले लेंगे सूरज, और जितने भी स्टूडेंट्स बाकी हैं जिनको ये डाउट लगता है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट डाउट देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट डाउट है भैया आयुष सिंह का, पूरा मेरा कटआउट ले आए लेक्चर का, ये स्क्रीनशॉट खींच लिया है। बात कर लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास। आयुष सिंह गौतम बोल रहे हैं, आयुष सिंह गौतम पूछ रहे हैं सर एवरेज एटॉमिक मासेस में जो मैंने ये वीडियो दिया था, ये जो मैंने पढ़ाया था आपको एवरेज निकालने वाला फंडा, उसमें डाउट है आयुष सिंह का। वो ये है सर, माय डाउट इज सर आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के अंदर अलग अलग मास के एटम्स को कहते हैं, कि आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के अलग अलग मास वाले इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई क्वेश्चंस, प्लीज क्लैरिफाई। ठीक है,
मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन आयुष, तुमको ये कंफ्यूजन है कि एक एटम के अंदर डिफरेंट मासेस होते हैं, ये एक एलिमेंट है उसके अंदर डिफरेंट मासेस वाले एटम्स हो गए, या वो अलग अलग एलिमेंट्स हो गए जिनके जो जो अलग अलग मासेस के इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट ही अलग हो गया। तो मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं, ये एलिमेंट अलग नहीं होते। आइसोटोप्स जो होता है वो एक एलिमेंट होता है और उस एक एलिमेंट के अंदर कई एटम्स आते हैं। जैसे अगर तुम एक मोल एलिमेंट पकड़ो तो कितने एटम्स आएंगे, 6.023 इंटू 10⁻23, राइट? इतने एटम्स आएंगे 6.023 इंटू 10⁻23। अब अगर उन सारे एटम्स को देखोगे तो वी कैन नॉट कंसीडर कि सारे एटम्स का एक ही मास होगा, क्योंकि हमने ये पता किया है कि हाइड्रोजन अपने आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, यानी कि उसके कुछ एटम और भी ऐसे हैं, कुछ एटम और भी ऐसे हैं जिनका मास नंबर जो है वो अलग है। एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन जो मास नंबर है वो अलग है। तो जब जैसे मैंने एक बोरे में बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स रखे, तो मैंने पहला एटम उठाया, मैंने कहा ओहो ये तो मास नंबर 1 वाला है, मैंने ऐसे बिना देखे आंखें बंद कर ली और मैंने एक एटम निकाला, मैंने कहा ये तो मास नंबर 1 वाला है, ठीक है। फिर एक और निकाला, वो भी मास नंबर 1 का निकला, मैंने उसको रख दिया। फिर एक और निकाला, वो भी मास नंबर 1 का निकला, मैंने रख दिया। फिर एक और निकाला, वो भी मास नंबर 1 का रखा, मैंने रख दिया। फिर मैंने एक और निकाला, अचानक से मास नंबर 2 का आ गया। मैंने कहा भाई ये कहां था? तो बोले सर इसी एलिमेंट में था, लेकिन इसी एलिमेंट में ये कोई दूसरा एटम था, है हाइड्रोजन का ही, क्योंकि एलिमेंट सेम है। और एलिमेंट क्यों सेम हो गए? क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। जब एटॉमिक नंबर सेम होते हैं तो एलिमेंट्स अलग नहीं हो सकते। एटॉमिक नंबर जो है वो फंडामेंटल पहचान है किसी भी एलिमेंट की। तो उसमें एलिमेंट सेम है लेकिन ये एक अलग मास का एटम उसके अंदर से मिला मुझे। अब इसका मास 2 है। अब इसका मास 2 क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। फिर मैंने आंखें बंद कर एक और एटम निकाला उसी एलिमेंट के बैग से, तो मेरे को लगा अरे यार ये तो 3 एटॉमिक नंबर का, 3 मास नंबर का एटम आ गया। एटॉमिक नंबर 1 रहा, मास नंबर 3 आ गया। अब इसमें मैंने कहा इसका वजन अलग है, इसको अलग रखो। अब इसमें 3 क्यों आया? क्योंकि इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन आ गए। तो मोटी बात यह है, समझने लायक वो ये है कि एक ही एलिमेंट के ये डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनका डिफरेंट मास नंबर होता है। अब सवाल उठा कि सर जब एक ही एलिमेंट में इतने अलग अलग मासेस के एटम्स है तो पूरे एलिमेंट का एग्जैक्ट एटॉमिक मास हम क्या मानेंगे? व्हाट विल कंसिडर्ड एज इट्स एटॉमिक मास? तो हमने कहा कि भैया इसका जो एटॉमिक मास मानेंगे वो एटॉमिक मास इनका एवरेज निकालकर मानेंगे। यानी कि 1 वाले जिनका मास नंबर 1 था, 2 वाले जिनका मास नंबर 2 था और 3 वाले जिनका मास नंबर 3 था, इन सब का हम एवरेज निकाल लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटेज अबेंडेंस। यानी कि भाई साहब कौन कितना परसेंटेज में अवेलेबल है, इस आधार पर हम सबका एवरेज निकाल लेंगे और फिर उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास बोल देंगे, तो वो एवरेज एटॉमिक मास होगा। तो उसी प्रकार हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास 1.008 समथिंग आता है, 1.008, जिसको हम राउंड ऑफ करके 1 बोल देते हैं। लेकिन ये 0.008 कहां से आया है? बिकॉज वी हैव कैलकुलेटेड द एवरेज ऑफ ऑल द 3 डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, जो एक ही एलिमेंट के 3 अलग एटम्स थे। तो वी हैव कैलकुलेटेड द आइसोटोप्स। तो फिर हमने कहा भैया हाइड्रोजन जो है उसका जो एटॉमिक मास होगा वो 1.008 होगा। मास नंबर तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट एटॉमिक मास इज ऑलवेज द एवरेज ऑफ द डिफरेंट मास नंबर्स बेस्ड ऑन द परसेंटेज अबेंडेंस। कौन कितना परसेंटेज में अवेलेबल है ये फॉर्मूला मैंने दिया है आपको। तो कौन कितना परसेंटेज पे अवेलेबल है वो डिफरेंट मास नंबर्स का एवरेज हमने निकाला, जिसको हम एवरेज एटॉमिक मास बोल देते हैं। एंड मास नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर, बट एवरेज एटॉमिक मास कैन बी अ होल नंबर और इट कैन बी अ डेसिमल ऑल्सो, क्योंकि एवरेज आप निकाल रहे हो ना, तो एवरेज होल नंबर भी हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, लेकिन मास नंबर विल ऑलवेज बी अ होल नंबर, क्योंकि मास नंबर इज द सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस के निवासी होगा सम है। न्यूक्लियस के निवासी कौन है? 2 लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो भैया ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है, तो इट्स द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स ऑल टुगेदर, तो इसलिए इसको सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोल दिया गया हमने। तो ये चीज आपको यहां पर मिलती है। आई होप नाउ यू हैव गॉट माई सोल्यूशन। आयुष सिंह जरूर कमेंट करके मेरे को बताना। जितने भी बच्चों के यहां पर मैं डाउट सॉल्व कर रहा हूं वो लोग तो खास तौर से कमेंट करके बताएंगे कि उनका डाउट सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, और नहीं हुआ होगा तो फिर मैं फिर से एक बार स्लाइड पे ले आऊंगा वही डाउट। लेकिन मेरे को बताना क्या प्रॉब्लम जा रही, तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा, थोड़ा और इलैबोरेट करना। अगर नहीं समझ में आए तो, समझ में आ गया तो लिखना बिल्कुल सर मुझे समझ में आ गया है, यस सर आई हैव अंडरस्टूड, ऐसा कुछ भी लिख देना, लेकिन मुझे जरूर इन्फॉर्म करना।
कमेंट में जाकर, ठीक है, और मैं कमेंट पढ़ूंगा सबके। क्लियर हो गया ये वाली बात? ठीक है, तो यहां पर एक ही एलिमेंट है जिसके अलग अलग एटम्स के हैं जो कि डिफरेंट मासेस हैं, जिनका डिफरेंट मास नंबर है। फिर पूरे एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, उन सभी मास नंबर का एवरेज निकालेंगे उनका परसेंटेज अबेंडेंस के बेस्ड पर। तो उनके परसेंटेज अबेंडेंस के बेस्ड पर हम सबका मास निकालेंगे, विच इज कॉल्ड एज एवरेज एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो आयुष सिंह गौतम, उम्मीद करता हूं आपका डाउट सॉल्व हो गया होगा। लेट्स मूव टू अनदर डाउट। मुकुल कुमार बोल रहे हैं, मुकुल कुमार का भैया यहां पर डाउट है। मुकुल कुमार पूछ रहे हैं, सर प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज पोलार एंड नॉन पोलार। ये तो मैं कई बार बता चुका हूं बेटा, बहुत सिंपल सा फंडा है। पोलार का देखो मतलब होता है जिनके पास चार्जेस आ जाए। पोलार का मतलब ये होता है जिनके पास चार्जेस आ जाए। कोई भी कंपाउंड अगर अपने ऊपर चार्ज ले आए, चार्ज मतलब कौन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, खत्म बात। तो जिन पर भी चार्जेस आ सकते हैं वो पोलार होते हैं। अब चार्जेस जनरली किन पर आते हैं, दुनिया के सारे आयोनिक कंपाउंड्स पर चार्जेस आते हैं। दुनिया के सारे आयोनिक कंपाउंड्स पर चार्जेस आते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स पर क्यों बोल सकते हो, क्योंकि भैया आयोनिक कंपाउंड्स बनते ही आयन से। Na+ और Cl- बन गया NaCl, K+ और Cl- बन गया KCl, Mg+2 SO4- बन गया MgSO4। तो ये जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये बनते ही चार्जेस से हैं, तो इन पर तो डेफिनेटली चार्ज आएगा। और जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, आयोनिक कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, यानी कि जिनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, उनमें भी कई बार चांसेस रहते हैं कि उनमें चार्जेस आ जाए, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और दूसरा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो दूसरा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है, जैसे HCl। जैसे HCl, अब आपको पता है HCl में कोवेलेंट बॉन्ड है, HCl में कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू H। इनफैक्ट H तो बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और Cl उतना ही अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन की चोरी करना चाहता है। तो Cl हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन चोरी कर लेगा तो Cl पर आएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। जब तक बॉन्ड बन रहा है तब तक पार्शियल, बॉन्ड खत्म, पार्शियल खत्म, कंप्लीट नेगेटिव, कंप्लीट पॉजिटिव। लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसमें Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अपने ऊपर नेगेटिव ला रहा है और इसके ऊपर पॉजिटिव ला रहा है। तो इसका मतलब इस पर भी चार्जेस आ गए, और चार्जेस आ गए मतलब ये भी पोलार हो गया। H2O वाटर, HOH, इस पर भी पोलैरिटी आ गई, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है जो कि दुनिया का दूसरे नंबर का चोर है। 3 चोर याद है ना मेरी केमिस्ट्री के? मुकुल कुमार याद है कि नहीं याद है 3 चोर? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन, याद रखना, ये 3 सबसे शातिर चोर है। और इन 3 चोरों ने 3 बच्चे दे दिए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के नाम से। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ने 3 चोर दे दिए, 3 चोरों ने 3 बच्चे दे दिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब ये पूरा चोरों का परिवार है। ये कहीं भी होंगे, चाहे आयोनिक बॉन्ड में हो चाहे कोवेलेंट बॉन्ड में हो, इनका एक ही काम है, हमेशा इलेक्ट्रॉन की चोरी करना। तो ये खुद के ऊपर हमेशा एक चार्ज लाएंगे, दैट इज नेगेटिव, और जिससे चोरी करेंगे उस पर लाएंगे पॉजिटिव। मुद्दे की बात यह है कि अगर नेगेटिव आ जाए और पॉजिटिव आ जाए, मुद्दे की बात है कि अगर चार्जेस आ जाए तो 100% चार्ज आने पर ये क्या हो जाएंगे, चार्ज आने पर ये क्या हो जाएंगे, पोलार, क्योंकि पोल्स मतलब चार्जेस, सो दे विल ऑल बी कंसिडर्ड एज पोलार। जबकि नॉन पोलार उन कंपाउंड्स को कहेंगे जिनमें चार्जेस नहीं आएंगे, जिनमें चार्जेस नहीं आएंगे, विच डू नॉट कंटेन चार्जेस, विच डू नॉट हैव चार्जेस, या फिर चार्ज होने के बावजूद कट पिट रहे, यानी कि डाइपोल मूवमेंट 0 है। सो विच डू नॉट हैव चार्जेस, either which do not have charges, or so either they do not have charges or their net dipole moment is 0, or their net dipole moment is 0, यानी कि इनका नेट डाइपोल मोमेंट या तो 0 तो वो नॉन पोलर। नेट डाइपोल मोमेंट समझ गए, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो फोर्स है, एक वो कहना चाहिए जो फोर्स है डाइपोल, वो कट पिट रहा, मतलब मानकर चलो एक इलेक्ट्रॉन यहां खींच रहा है और एक इलेक्ट्रॉन यहां खींच रहा है।
अब बताओ बीच में जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि एक इतना फोर्स है यहां खींच रहा है, उतनी फोर्स है ये यहां खींच रहा है। एंगल इज 180 डिग्री, और आपको मालूम है दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के अगर 180 डिग्री के एंगल पे लगेंगे तो दे विल गेट कैंसिल विथ वन अनदर, वो कड़े आएंगे। तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो उन मॉलिक्यूल्स को हम नॉन पोलर कहते हैं, उन कंपाउंड्स को हम नॉन पोलर कहते हैं। या तो चार्जेस आए ना, और अगर चार्जेस आए तो कट पिट जाए, दोनों केसेस में वो नॉन पोलर होगा और उसमें चार्जेस नहीं आएंगे। अब पहला एग्जांपल आपको देता हूं जिसमें चार्जेस आएंगे ही नहीं। तो जनरली होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जितने होते हैं उनमें चार्जेस नहीं आते, जैसे Cl2। अब क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन, कहने को तो दोनों चोर हैं। Cl2 अगर मैं बोल रहा हूं तो कहने को तो दोनों चोर हैं, तो दोनों चोर है तो कोई चोरी नहीं कर पाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। तो कल को अगर इनका बॉन्ड टूटा भी, नॉर्मल कंडीशन में अगर इनका बॉन्ड टूटा भी, तो क्लोरीन का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा और इस क्लोरीन का भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा। मतलब कहने को कोई चार्जेस नहीं आएंगे, कोई भी चार्जेस नहीं आएंगे इस पर। जैसे इस पर तो आ गया था ना, OH पर नेगेटिव और H पर पॉजिटिव चार्जेस आ गए थे तो पोलर, इस पर चार्जेस नहीं आएंगे तो नॉन पोलर। जैसे H2, H बॉन्ड H तोड़ेंगे कोई चार्जेस नहीं आएंगे, नो चार्ज। एक BeCl2, अब देखने में लगता है यहां चोर है, वो भी एक नहीं दो है, तो यहां पर 100% चोरी होगी, और चोरी होगी तो चार्जेस आएंगे, क्लोरीन पे नेगेटिव, Be पर पॉजिटिव, लेकिन नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि ये रहा स्ट्रक्चर BeCl और Cl। अब ये क्लोरीन चाहता है इसको इलेक्ट्रॉन यहां ले जाए, ये क्लोरीन चाहता है ये इलेक्ट्रॉन यहां ले जाए, और ये क्लोरीन चाहता है मैं इलेक्ट्रॉन यहां ले जाऊं, तो दोनों के डायपोल मोमेंट कड़े आएंगे, यानी कि म्यू की वैल्यू जीरो आ जाएगी, म्यू की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो डायपोल मोमेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। ये मैंने नॉट इक्वल टू जीरो लिख दिया गलती से, बट डायपोल मोमेंट शुड बी इक्वल टू जीरो, ये लिखा हुआ ऐसा ही। तो म्यू की वैल्यू जीरो आएगी, तो म्यू की वैल्यू जीरो आ गई तो ये नॉन पोलर हो गया। ये देखो नॉन पोलर हो गया, यहां पर कोई चार्जेस नहीं आएंगे। देखने में लगता था चोर है, चोर का बच्चा है, तो चोर का बच्चा है तो नेगेटिव आएगा, बी पर पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि दोनों चोर एक दूसरे के फोर्सेस को काट रहे हैं, क्योंकि दोनों चोर सेम है, Cl और Cl, तो ये नॉन पोलर होंगे। तो मुकुल कुमार, उम्मीद करता हूं पोलर और नॉन पोलर क्लियर हो गया होगा बच्चे। आपको डाउट नहीं हुआ है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और हो गया है तो भी कमेंट सेक्शन में बताना। और केमिस्ट्री में बड़ी एक अच्छी कहावत है कि भैया पोलर ही पोलर को, मतलब कहने को अपना ही अपनों को डुबाता है। सच्चाई तो जीवन में यही है, अपने ही कोई अपने को डुबाता है। लेकिन मैं तुमको यह भी बता दूं कि भैया जो पोलर है वो पोलर में डूबते हैं, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डूबते हैं। सेम वाले को डुबाते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक एंड अनलाइक डिसॉल्व्स अनलाइक। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पोलर और नॉन पोलर का फंडा एक समझना जरूरी है, ताकि हम सॉल्युबिलिटी पर चर्चा कर सके, ताकि हम सॉल्युबिलिटी पर बात कर सके। ठीक है, तो मुकुल कुमार तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम अगले डाउट पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे तो क्लियर हुआ ये वाली चीज, समझ में आया? तो यहां पर मुकुल कुमार डाउट पे जरूर मेरे को लिखकर बताना तुम्हें डाउट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है भाई। ठीक है, अगले डाउट को चलते हैं। अगला डाउट लेते हैं शंकर राव का। शंकर राव ने एक डाउट पूछा है, हाँ ये वाला क्वेश्चन जो था शंकर राव, ये वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा डाउट तुमने उठाया है, क्योंकि यहां पर मैंने भी एक स्लाइड ब्लंडर की थी, वो मैं एडमिट करता हूं ऑन एयर कि स्लाइड ब्लंडर मैंने ये की थी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने मोल्स के हिसाब से निकाला था, बट यहां पर हमने जो कैलकुलेट करना है वो मिलीमोल्स कैलकुलेट करना है, और ये बात मैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त स्किप कर गया था, सो इट वाज कंप्लीटली माय मिस्टेक। लेकिन यहां पर हमने जो मोल्स मोलारिटी का फॉर्मूले से मोल्स निकाला है, एक्चुअली उसमें V जो है वॉल्यूम, ये 100, ये ml में है। कहां लिखा ये ml? ये देखो 100 ml में है, ये ml में। और जब आप ml में वॉल्यूम रखते हो मोलारिटी के फॉर्मूले में, तो फिर आप मोलारिटी का मिलीमोल्स निकालोगे डिसॉल्व्ड इन पर ml, मतलब वो मिलीमोल्स निकलेंगे, वो मोल्स नहीं होंगे, तो इट विल बी मिलीमोल्स। ठीक है, तो यहां जो n आ रहा है दैट इज n 2 मोल्स, ये 2 मोल्स नहीं आएगा, ये आएगा 2 मिलीमोल्स। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो यार, आफ्टर ऑल हम भी ह्यूमन है, हम भी इंसान है, कंप्यूटर नहीं है कि प्रोग्रामिंग कर दी और इवन कंप्यूटर भी एरर दे देता है भाई कई बार तो। लेकिन इधर केस में यहां पर थोड़ा सा एक एरर हो गया कि ये मैंने ml पर उस समय ध्यान नहीं दिया था क्वेश्चन सॉल्विंग में, बट चूंकि ये ml है तो यहां पर मोलारिटी जो हम फॉर्मूला लगाएंगे उससे हमें मोल्स नहीं मिलेंगे, उससे हमें मिलीमोल्स मिलेंगे।
ठीक है, तो मिलीमोल्स यहां पर आएंगे और मिलीमोल्स के हिसाब से 2 मिलीमोल्स आएगा। अब वो क्या पूछ रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो देखो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं एक मोल्स में, लेकिन एक मिलीमोल्स में कितने होंगे, इंटू 10 की पावर 3, मतलब डिवाइड बाय 10 की पावर 3 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 2 मिलीमोल्स हैं। और एक ml में, एक मिलीमोल्स में कितने मोल, 10 की पावर -3, तो आपको एक मिलीमोल के लिए पहले निकालना पड़ेगा, तो एक मिलीमोल के लिए कितने निकल जाएंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर -3। समझ में आया, क्योंकि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 तो एक मोल में होते, तो एक मिलीमोल में कितने होंगे, इंटू 10 की पावर -3 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर -20। और फिर आपके पास कितने मिलीमोल्स हैं, यहां पर दो मिलीमोल्स है, 2 मोल्स नहीं है, 2 मिलीमोल्स है, तो इंटू 2 कर देंगे, तो यहां पर हमारा आंसर आएगा 12.046 इंटू 10 की पावर 20। 23 था तो 20 हो जाएगा, ठीक है, -20 नहीं होगा, +20 होगा, माय मिस्टेक अगेन, तो 10 की पावर 20 होगा, तो 12.046 इंटू 10 की पावर 20, तो इसके हिसाब से हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बिल्कुल इस डीपीपी पे भी जाकर करेक्ट कर लेना, वहां पर मैं कमेंट भी पिन करवा दूंगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ए ऑप्शन करेक्ट, तो इट इज 12.044 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 20। और इसमें बिल्कुल शंकर राव आपने बहुत अच्छा पिन पॉइंट करा, एंड आई एम रियली प्राउड, मतलब मुझे ये भी अच्छा लगता है कि कई बच्चे मेरे को मेरी गलती भी बताते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इसी से समझ में आता है कि तुम कितना ग्रेस्प कर रहे हो, कितना ध्यान दे रहे हो और कितनी पढ़ाई तुम्हारी चल रही है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर भैया 2 मोल्स नहीं आएंगे, मोल्स की जगह बस एक छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस था, मिली मोल्स आएगा, क्योंकि वॉल्यूम एमएल में था, वॉल्यूम एमएल में था, और मोलैरिटी में जब वॉल्यूम आप एमएल में रखते हो बिना लीटर में कन्वर्ट करे, तो इसका मतलब आप मोल्स नहीं निकालते, आप मिली मोल्स निकालते हो, ठीक है। और याद रखना 1 मोल इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मिलीमोल्स, 3 मिलीमोल्स, या कह लो 1 मिलीमोल्स इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मोल्स, आप ये भी कर सकते हो। तो इसलिए मैंने 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई करा मोल वाली वैल्यू में, ताकि मिलीमोल में पार्टिकल बता पाऊं। तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 था, उसमें -3 ऐड होगा तो 10 की पावर 20 बन जाएगा, और फिर 2 मिलीमोल थे तो इंटू 2 कर दिया। ए ऑप्शन करेक्ट आएगा, सी ऑप्शन नहीं आएगा। क्लियर हो गया शंकरा, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा अब सारा डाउट। इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार ले लें, विल मूव टू दी नेक्स्ट डाउट, इसके बाद स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भाई प्रणीत सावले ने एक क्वेश्चन पूछा है। प्रणीत सावले ने पूछा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4 इन द रिएक्शन। आपको H3PO4 का इक्विवेलेंट मास निकालना है। एक बात बहुत क्लियर है कि इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स रिएक्शन में बिल्कुल सेम होंगे, तो इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो इसके ग्राम इक्विवेलेंट के सेम होगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स जो होंगे दोनों के सेम होंगे। नाउ प्रणीत ने डाउट पूछा, सर इफ द रिएक्टेंट्स एज यू से वुड हैव सेम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास कब से मैंने कहा सेम होंगे, रिएक्टेंट्स विल नॉट हैव सेम इक्विवेलेंट मास। बेटा इनके ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे, इक्विवेलेंट मास तो सबके अलग होते हैं, और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट मास एंड ग्राम इक्विवेलेंट। यू माइट हैव मिस इंटरप्रेट, क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा कि इक्विवेलेंट मास सेम होंगे, इट्स ऑलवेज द ग्राम इक्विवेलेंट्स व्हिच विल बी सेम। हो सकता है तुमने वो इक्विवेलेंट लिखा हो या उसे समझ लिया हो, या मैंने कभी इक्विवेलेंट लिख के छोड़ दिया हो, लेकिन अगर मैंने इक्विवेलेंट लिखकर भी छोड़ा और मैं कह रहा हूं सेम है, तो वो इट विल ऑलवेज बी ग्राम इक्विवेलेंट्स, इट विल नेवर बी इक्विवेलेंट मास। मुझे खैर याद नहीं है ये बात किस वीडियो का है, कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का क्वेश्चन लग रहा है वैसे तो मुझे ये, बट कमेंट करके मेरे को बताना। लेकिन 110% इट्स द ग्राम इक्विवेलेंट्स इन अ रिएक्शन, जो रिएक्टेंट्स के जिसके ग्राम इक्विवेलेंट सेम होते हैं, तो इट्स अ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द रिएक्शन जो रिएक्शन में हमेशा सेम होंगे, नॉट द इक्विवेलेंट मास। और ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट मास में डिफरेंस है भाई। ग्राम इक्विवेलेंट्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, सो इट्स ऑलवेज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास आता है, और इक्विवेलेंट मास सबका अलग अलग आता है। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, जबकि इक्विवेलेंट मास का भी फॉर्मूला लिख देता हूं सो दैट कंफ्यूजन ना हो। इट्स ऑलवेज द मोलार मास ऑफ दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड का मोलार मास अपॉन एन फैक्टर,
अपॉन वैलेंसी फैक्टर, तो इट्स ऑलवेज द मोलार मास अपॉन एन फैक्टर, तो इक्विवेलेंट मास हो गया मोलार मास अपॉन एन फैक्टर। प्रणीत ये आपका सवाल था, तो दोनों अलग अलग है और कभी भी इक्विवेलेंट मास सेम नहीं होता, इसका हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट सेम होता है। और इक्विवेलेंट मास तुमने CaOH होल ट्वाइस का निकाला तो इट कम आउट टू बी 37, यस इट विल बी 37 एंड नॉट 49, बिल्कुल सही है, 49 नहीं होगा, ठीक है ना। 49 अगर होगा तो वो ग्राम इक्विवेलेंट में भी हो सकता है अगर गिवन मास कुछ ऐसा दिया हो जैसे 49 आए, बट बाकी यस 37 ही होगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड इज 17, 17 इंटू 2 इज 34 और 34 में कैल्शियम का मास जोड़ेंगे 40 तो 74 और इसके वैलेंसी से उसको डिवाइड करेंगे तो 74/2, तो इट विल बी 74/2, दैट विल कम आउट टू बी 37, बिल्कुल सही है, 37 ही निकलेगा। 49 मैंने इसका निकाला होगा, इक्विवेलेंट मास इसका 49 निकाला होगा H3PO4 का, क्योंकि H3PO4 का, बल्कि H3PO4 का भी नहीं निकलेगा, H3PO4 का मोलार मास क्योंकि 98 होता है और इसका जो एन फैक्टर होता है वो 3 होता है, तो इट विल बी 98/3, ये 49 ये भी नहीं निकलेगा। तो आई डोंट नो तुम कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, बट यस 98/3 is the equivalent mass of H3PO4 and 37 will be the equivalent mass of calcium hydroxide. Equivalent mass will not remain the same. हो सकता है ये आगे तुमने कभी इंटरप्रेट गलत कर लिया हो या मेरे मुंह से कभी ऐसा निकल गया हो तो जिसको तुमने सुन लिया हो कहीं से या इसको ऐसा समझ लिया हो, बट इक्विवेलेंट मास विल नेवर रिमेन द सेम। रिएक्टेंट में जो चीजें रिएक्ट हो रही है उनके ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे, मतलब गिवन मास और इक्विवेलेंट मास का रेशियो सेम होगा, इक्विवेलेंट मास सेम नहीं होंगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स विल रिमेन द सेम, ठीक है। तो प्रणीत बिल्कुल मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि तुम ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट मास में कंफ्यूज हो गए हो, दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। ये वही चीज है जो मोल्स और मोलार मास में अंतर नहीं कर पाता, वो वाला डिफरेंस है, जो मोल्स और मोलार मास में डिफरेंस होता है वो ये यहां डिफरेंस होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बात करेंगे। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। संदीप कुमार मुझसे पूछ रहे हैं, डियर अभिषेक सर, पहले तो तुम अभिषेक की स्पेलिंग सही करो यार, इट्स ABHISHEK, अभिषेक, अभिषेक कर देते तो। एनीवे, प्लीज 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 3 बार बोला है, मेक सेपरेट वीडियोस ऑन होल स्टीशियोमेट्री प्लीज सर प्लीज। भैया स्टीशियोमेट्री पूरा मैंने कंप्लीट कराया है और इसका एक सेपरेट मर्जर वीडियो मिल गया है, उसको मैंने अलग से रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन जो स्टीशियोमेट्री जहां पर मैंने पढ़ाया था उन वीडियोस को जोड़कर एक सेपरेट मर्जर वीडियो आपको बनाया है, तो आपका पर्पस वहां से सॉल्व हो जाएगा भैया संदीप भैया। आप बिल्कुल वहां से देख सकते हो पूरा स्टीशियोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ मूल कॉन्सेप्ट है, शायद 3rd एप्लीकेशन है या 2nd एप्लीकेशन है, मुझे सीरियल याद नहीं है इसका, लेकिन यस तुम एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट पर जाकर पूरी स्टीशियोमेट्री का एक सेपरेट वीडियो देख सकते हो, वहां ऑलरेडी बना हुआ है, मर्जर वीडियो के तौर पर है। केमिकल स्टीशियोमेट्री में हमने सारे रिलेशंस, बल्कि उसके भी पार्ट बनाए थे, मास मास का रिलेशन देखा था, मास वॉल्यूम का रिलेशन देखा था, वॉल्यूम वॉल्यूम का रिलेशन देखा था, ये सारे रिलेशंस हम लोगों ने वहां पर देखे थे संदीप। तो बिल्कुल जाइए और वहां पर देखिए उस रिलेशन को, स्टीशियोमेट्री के सेशंस को, वीडियोस को, वहां पर आपको सब चीजें मिल जाएंगी। इसका एक मर्जर वीडियो भी अलग से आया है, ठीक है। और मैं अगर लगेगा तो तुम कमेंट कर देना, तो मैं तुमको लिंक सेंड करवा दूंगा कमेंट के थ्रू, ठीक है। तो तुम कमेंट जरूर कर देना, तो लिंक मैं सेंड और करवा दूंगा। भैया चिराग प्रीतम का ये डाउट है, चिराग प्रीतम ये बोल रहे हैं व्हाई कार्बन इज यूज्ड फॉर एटॉमिक मास। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई लोग सोचते हैं सर कार्बन को ही क्यों यूज करते हैं एटॉमिक मास के लिए, बाकी और कोई नहीं। तो ऐसा नहीं है, पहले कोई और एलिमेंट नहीं थे एटॉमिक मास के लिए, सबसे पहले शुरुआत हुई थी कि भैया हाइड्रोजन से निकाल ले मास, फिर बीच में ऑक्सीजन को रेफरेंस मान लिया था, ऑक्सीजन से भी हम लोगों ने मास निकाले थे, लेकिन फिर अल्टीमेटली हम लोगों ने कहा इट्स अ कार्बन जो सही एटॉमिक मास हमको दे देगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के बारे में कुछ खास बातें, सबसे पहले तो अपने आइसोटोपिक फॉर्म में जो C12 वाला है वो लगभग 99% अबेंडेंस में होता है। जो C12 होता है वो 99% अबेंडेंस में होता है, सबसे ज्यादा अबेंडेंट होता है। और जब ये 99% अबेंडेंट होता है C12, जब ये 99% तक अबेंडेंस रहता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया जो कार्बन 12 वाला एटम है वो सबसे सटीक है, सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी है, और इसलिए सबसे ज्यादा अवेलेबल होगा ये पूरे नेचर में। तो पूरे नेचर में सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी रहती है कार्बन 12 की। दूसरी बात, कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास होता है वो बिल्कुल होल नंबर में आता है, इसका बिल्कुल होल नंबर एटॉमिक मास आता है, इसलिए इसको सबसे अच्छा रेफरेंस माना गया है।
क्योंकि ये होल नंबर में आता है ना, मतलब इसका जो मास नंबर है और एवरेज एटॉमिक मास है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। होल नंबर इसका एटॉमिक मास आता है, मास नंबर नहीं, मास नंबर तो होता ही होल नंबर में, लेकिन इसका एटॉमिक मास भी बिल्कुल होल नंबर में आता है C12 का। तो ये ऐसा एलिमेंट है जिसका एवरेज एटॉमिक मास भी निकालो तो भी 12 निकलेगा, और अगर आप सिर्फ मास नंबर निकालो तो भी 12 निकलेगा। बाकी सब में ऐसा नहीं है। इवन हाइड्रोजन में बात करोगे तो 1.008 इसका मास है एवरेज वाला, जबकि मास नंबर 1 है। तो इसमें जो एवरेज है और जो मास नंबर है वो बिल्कुल होल नंबर है, एंड दैट इज इक्वल टू 12। तो इसलिए इसको रेफरेंस माना गया। थर्ड, C12 जो है वो नेचर में सबसे ज्यादा अबेंडेंट है और स्टेबल है। नेचर में सबसे ज्यादा, पहली बात तो अबेंडेंट है और स्टेबल है, दोनों ही बातें। तो इट्स अबेंडेंट एंड मोर ओवर इट्स स्टेबल, तो ये स्टेबल भी है। इसलिए आप इसको बोलते हो कि C12 की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए आप C12 को सबसे ज्यादा कंसिडर करते हो कि क्योंकि इजीली अवेलेबल है, स्टेबल है, तो ये कंपेयर करे जा सकते हैं दुनिया के सारे एटॉमिक मासेस, और इसलिए इसको किया गया। और बहुत सिंपल है, देखो कार्बन के 12 टुकड़े कर दो, कार्बन 12 के आप 12 टुकड़े कर दो। ये जैसे आपके पास एक कार्बन का एटम है, इसके आप 12 टुकड़े कर दो, इसके आप 12 टुकड़े कर दो, कुछ ऐसे। ये आपके पास कार्बन बन गया, ये एक एटम बन गया। अब इसके 12 टुकड़े कर दो, ये C12 का एटम है, दिस इज C12। अब इसके आप 12 टुकड़े करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो। ये देखेंगे 1 2 3 मतलब 6 हो गए, ठीक है। ये 4, ये 5, 10 टुकड़े हो गए, ठीक है। और ये 6। अब सब बराबर टुकड़े तो नहीं हुए, इधर केस में सब बराबर टुकड़े तो नहीं हुए, बट फिर भी आप कह सकते हो ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो एक टुकड़ा होगा इसका, ये एक टुकड़ा जो होगा ये 1/12 पार्ट का होगा, मतलब ये 1/12 पार्ट माना जाएगा। और इसका जो मास होगा, इस मास को हम 1U बोल देंगे। 1U बोल दो या 1 AMU बोल दो, तो इस एक टुकड़े का जो मास होगा ये 1U हो जाएगा, यानी कि ये 1 AMU हो जाएगा, 1/12 पार्ट। तो 12 टुकड़े का बिल्कुल होल नंबर में लेंगे, तो 12 टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो होगा वो एग्जैक्टली 1U का होगा, डेसिमल्स में कुछ नहीं होगा, सीधा 1U होगा। तो इससे कंपेयर करना बड़ा आसान रहा है, इसलिए अब से कार्बन को ही, बल्कि काफी साल हो चुके इसको मानते हुए, तो बहुत पहले से हम ये मानते हैं कि कार्बन जो है वो 12 वाला ही एटम सबसे सिग्निफिकेंट और सबसे सटीक एटम होगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मासेस। तो ये बिल्कुल सबसे सटीक और सबसे सही होगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मासेस। क्लियर हो गया? तो ये था चिराग प्रीतम तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। लेकिन कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना, और अगर तुम्हें कोई और रीजन भी पता चलता है तो वो भी जरूर कमेंट करना। बट बाय फार दीज आर द रीजंस कि कार्बन 12 को हम रेफरेंस मानते हैं टू कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। स्क्रीनशॉट ले लें। चिराग प्रीतम डाउट का मेरे को फीडबैक जरूर देंगे कमेंट में। ओके, तो लेट्स मूव टू अनदर डाउट। अगले डाउट पर चलते हैं, जो है प्रगति केशवानी का डाउट। प्रगति का डाउट है। प्रगति बोल रही है, सर आपकी पुरानी वीडियो MB से कहां पर रीलोड खाकर रीलोड करवा दीजिए, पता नहीं क्या आपकी पुरानी वीडियो MB से कहकर, अच्छा खाकर लिखा है तुमने, कहकर रीलोड करवा दीजिए, सब प्राइवेट है प्लीज सर। सेकंड चैप्टर तक वीडियो है, फिर थर्ड नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है प्लीज सर। मैं तुमको बता दूं, तुम 11th क्लास में हो, मैं समझ गया। प्रगति 11th क्लास का मेन चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन्स के मेन चैनल पर मेरे सिर्फ 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट, सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी लास्ट के 2 टॉपिक नहीं है, क्वांटम नंबर के बाद से नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑफ प्रिंसिपल, हुन्स रूल,
ये सब नहीं है वहां पर। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि मैंने रिकॉर्ड ही यहां पर 2 चैप्टर तक का किया हुआ है मैग्नेट बेन्स पर, लेकिन फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स आप मैग्नेट बेन्स आईआईटी जेईई और नीट पर पढ़ सकते हो, क्योंकि वहां पर मैंने लगातार उसके बाद स्टार्ट किया है। 3rd चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नहीं शुरू किया है, बट स्टेट्स ऑफ मैटर अभी हमारा चल रहा है, वहां से तुम पढ़ सकते हो। मैग्नेट बेन्स आईआईटी जेईई और नीट, जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हो उस चैनल पर आप पूछ सकते हो। तो मैग्नेट बेन्स आईआईटी जेईई और नीट के चैनल पर आप ये बिल्कुल देख सकते हो। स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद मैं 2nd चैप्टर पर फिर से आऊंगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर वापस पढ़ाऊंगा, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद आपको 3rd चैप्टर मिलेगा। तो पहले स्टेट्स ऑफ मैटर पूरा करेंगे, फिर हम 2nd चैप्टर पर आएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पर, और फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद 3rd चैप्टर, दैट इज आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो वाला चैप्टर पीरियोडिक टेबल वाला हम करेंगे। ठीक है, तो परेशान मत हो, मैं समझ सकता हूं। मेन चैनल पर मेरे 2 ही चैप्टर देखकर आप सोच रहे होगे कि बाकी वीडियोस प्राइवेट कर दिए। प्राइवेट कुछ नहीं किया है, जो लेक्चर्स हैं वो आपके मेन चैनल पर ना होते हुए मैग्नेट बेन्स आईआईटी जेईई और नीट के चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वहां से सारी चीजें देख सकते हो। उसका कंटिन्यूएशन पार्ट मेन चैनल पर भी मैं 3rd चैप्टर से कंटिन्यू करूंगा, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों को थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि लेक्चर्स एक सफिशिएंट टाइम पे उनको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएं। तो मैं मेन चैनल पर 3rd चैप्टर ऑनवर्ड्स फिर से रीशूट करके पूरे रिकॉर्ड करूंगा लेक्चर्स, वो भी आपको मिल जाएंगे। बट आपकी तैयारी नहीं रुकेगी, आप मैग्नेट बेन्स आईआईटी जेईई और नीट के चैनल से सारे लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है प्रगति, उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हो गया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। चलो अगले डाउट पर चलते हैं। अगला डाउट है माही यादव का। माही क्या पूछ रही है, माही से पूछते हैं। माही ने अपना वो भेज दिया यार, अच्छा स्कोर तो बढ़िया सही है यार, मतलब पूरी स्कोर शीट भेज दी है और बहुत बढ़िया है। माही के हिंदी कोर्स ए में 91 मार्क्स आए, इंग्लिश लैंग्वेज में 81 आए, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में 81 आए, साइंस में 90 आए, वेरी गुड, सोशल साइंस में 95, बिल्कुल आग लगा दी भाई। डाउट क्या है, डाउट पूछ समझते माई का, मतलब ये तो स्कोर कार्ड दिखाने का बहाना है मेरे को लग रहा है। चलो एनीवे, सर आई फॉलो मैग्नेट बेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट फॉर जेईई 2024 प्रिपरेशन, बट विद दिस शुड आई फॉलो बुक्स फॉर जेईई और दिस मैग्नेट बेन्स कोर्स मॉड्यूल इज इनफ टू गो इनटू द आईआईटी। मैं तुमको क्लियर कर दूं, मैग्नेट बेन्स का कोर्स मॉड्यूल इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। तुम्हें कोई कुछ किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। देखो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो तुम कौन सी बुक्स आईआईटी के रेफर करोगे? फिजिकल केमिस्ट्री में तुम पी बहादुर पढ़ोगे, एन अवस्थी पढ़ोगे, आरसी मुखर्जी पढ़ोगे, यही न्यूमेरिकल्स के लिए किताब आती है। ऑर्गेनिक में ज्यादा हुआ एमएस चौहान चले जाओगे, इनऑर्गेनिक में ओपी टंडन पढ़ लोगे, जेडी ली पढ़ लोगे, यही बुक्स होंगी जो पढ़ोगे। ठीक है ना, ऑर्गेनिक में क्लेडन होगी ज्यादा से ज्यादा, क्लेडन तो खैर पूरा ग्रंथ है ऑर्गेनिक का। लेकिन मैं तुमको बता दूं, थ्योरी पार्ट पर तो तुमको बिल्कुल कोई बुक रेफर नहीं करनी, क्योंकि थ्योरी तुम जितनी मैग्नेट बेन से पढ़े इट्स मोर देन इनफ, इट्स मोर देन इनफ। थ्योरी के लिए तो बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि थ्योरी पढ़ने में एक और ड्रॉबैक है माही, मैं तुमको बता देता हूं। क्योंकि जब हम मल्टीपल सोर्सेज से थ्योरी पढ़ते हैं कि एक वीडियो ये देख लिया, एक वीडियो ये देख लिया, एक बुक ये पढ़ ली, एक बुक ये पढ़ ली, इससे हम कंफ्यूज्ड ही होते हैं। क्योंकि थ्योरी सब में एक ही लिखी हुई है, बस कहने का तरीका बदला हुआ है। अब कई बार उस बदले हुए तरीके से हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। हमारे मन में एक वो थ्योरी थी, बहुत सिंपल थी, लेकिन गहराई में जाने के लिए हमने अलग अलग सोर्सेज से वो थ्योरी दोबारा पढ़ी तो हम कंफ्यूज्ड हो गए। और 100% इसमें कंफ्यूज्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो इसलिए सोर्स एक बनाओ कोई थ्योरी का सोर्स एक होना चाहिए। मैं हमेशा अपने बच्चों से ये कहता हूं कि थ्योरी का सोर्स एक होना चाहिए। आप कहीं एक जगह से पढ़ो जहां आपको ब्लाइंड ट्रस्ट हो कि यार ये थ्योरी बेस्ट है और मुझको यही थ्योरी समझ में आती है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी थ्योरी आ रही हो कि नहीं आ रही हो, तुमको अगर लग रहा है मेरी थ्योरी तुम्हें समझ में आती है तो मेरी ही थ्योरी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करो। या तुम्हें लगता है कोई XYZ थ्योरी अच्छी लगती है या ये बुक मुझे अच्छी लगती है, तुम बिल्कुल उसी बुक को फॉलो करो फिर, बट इंश्योर करना कि तुम सारी थ्योरी कंप्लीट कर लो। हाँ, क्योंकि कई बुक्स में 2-4 टॉपिक ही नहीं होते, कोई वीडियो में 2-4 टॉपिक ही नहीं होते, इसलिए हम लोग प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाते हैं। इसलिए मैग्नेट बेन्स के हर वीडियो में आपको कोर्स स्ट्रक्चर पहले दे दिया जाता है, पूरा इंडेक्स दे दिया जाता है कि ये टॉपिक है, सो दैट कि तुम इसको मैच कर लो कि कोई टॉपिक छूटे नहीं तुम्हारा। और इवन हम भी इंश्योर करते हैं कि हम कोई भी स्टूडेंट का कोई टॉपिक स्किप ना करें। तो टॉपिक सारे हो, ऐसी जगह से थ्योरी का कोई एक सोर्स बनाओ। एक बात। दूसरी बात, क्वेश्चंस के लिए यू कैन हैव मल्टीपल सोर्सेस, बट मैं उसके लिए भी तुमको बता दूं मैग्नेट बेन्स का मॉड्यूल इज मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि जितनी भी बुक्स का भी मैंने नाम लिया, इन सबका निचोड़ होता है, चाहे वो हमारी डेली प्रैक्टिस शीट हो, चाहे वो हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, PYQs हो, चाहे वो हमारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, इन सब से हम सारी बुक्स का निचोड़ लेकर आते हैं,
सारी बुक्स का निचोड़ लेकर आते हैं, मतलब उनके जो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं हम उनको क्लब करते हैं और वो आपके समक्ष रखते हैं। तो डिफरेंट बुक्स तुम कितनी खरीदोगे, पैसा भी वेस्ट है। इतनी बुक्स को फिर टाइम टेबल के हिसाब से मैनेज करना कि कब कौन सी बुक सॉल्व करनी है, वो भी टीडियस है, वो भी मुश्किल है थोड़ा। तो इससे बेहतर है कि हम एक सोर्स जहां से हमें पूरा हाइब्रिड मिल रहा है सारी बुक्स का, उस पर रिलाई करें। और काउंट ऑन मी, मैं बीइंग अ केमिस्ट्री फैकल्टी एट मैग्नेट ब्रेन्स आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाने वाला हूं। ये सारी चीजें आपको मुहैया होती आ रही हैं, होती रहेंगी, आगे भी ये जारी रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। इनफैक्ट मैं अभी सारी बुक्स के सॉल्यूशंस भी लेकर आने वाला हूं आपको बहुत जल्दी। एनएवएस थी, पी बहादुर, आरसी मुखर्जी, ओपी टंडन, इन सबके जितने क्वेश्चंस हैं, इन सबके आपको सॉल्यूशंस भी मैं आपको देने वाला हूं। आपको घबराने की कोई बात ही नहीं है। अभी तो हमने स्टार्ट किया है, अभी बहुत कुछ करना है अगले 2 सालों में। 2024 के लिए पूरा हम लोग पूरा विचार कर रहे हैं, पूरी टीम तैयार है और पूरा टारगेट कर रहे हैं। भाई तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 साल में बहुत सारे झंडे हमको गाड़ने हैं। तो ये पूरा कोर्स आपके सामने आएगा। फिलहाल जो शीट्स हम लोग देते हैं, जो नोट्स आप बनाते हो हमारे लेक्चर से, इन पर पूरा फोकस्ड रहो। कई बार मैं कहता हूं स्क्रीनशॉट खींच लो, लेकिन स्क्रीनशॉट का मतलब ये नहीं होता कि आप बस स्क्रीनशॉट खींचकर उसको अपने मोबाइल की गैलरी में सेव करके रख लो और बस उसको देखो। बस स्क्रीनशॉट सिर्फ इसलिए खिंचवाता हूं मैं उस टाइम कि आप कभी नेट पैक नहीं है, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो भी आपकी पढ़ाई ना रुके। लेकिन आपको करना क्या है, उस स्क्रीनशॉट से नोट्स बनाने। चलते हुए लेक्चर में ठीक है नोट्स बने या नहीं बने, लेकिन जब लेक्चर एक बार खत्म हो जाए आधे 1 घंटे का, उसके बाद वो स्क्रीनशॉट्स लेकर अपने नोट्स बनाओ। लेक्चर के दौरान बना सकते हो, लेक्चर के दौरान बनाओ, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जितने तुम नोट्स बनाओगे, जितनी बार तुम लिखोगे, जितने अच्छे नोट्स होंगे तुम्हारे, उतना तुमको वो टॉपिक ग्रैस्प होगा, उतना तुम एब्जॉर्ब करोगे वो टॉपिक, उतना कॉन्क्रीट होगा वो टॉपिक। इसको समझना बेटा बहुत जरूरी है। इसलिए ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि नोट्स हमें बनाने हैं। थ्योरी जो भी पढ़ रहे हो तुम उसके नोट्स बनाओ और तुरंत डीपीपी उसको सॉल्व करो। मैं तो बल्कि ये भी कहता हूं कि भैया डीपीपी के तुम लोग हार्ड कॉपी निकाल लो, प्रिंट आउट निकाल लो, 1 रुपए 2 रुपए का प्रिंट निकलेगा। एक पेज है 5 रुपए का मैक्सिमम, किसी के शहर में महंगाई चल रही है तो 5 रुपए का मैक्सिमम प्रिंट निकलेगा। वो 5 रुपए का एक प्रिंट आउट निकाल लो, एक फाइल बनाओ, उस फाइल में आप शीट्स रखते जाओ। और मतलब ये होना चाहिए कि कभी कोई एग्जाम में बैठो या कभी कोई मैं क्वेश्चन पूछूं तो तुम्हें याद होना चाहिए, सर ये मैंने इस डीपीपी में सॉल्व किया था क्वेश्चन, सर ये वाला क्वेश्चन ना मैंने यहां देखा था। वो तुम्हें तुरंत क्लिक होना चाहिए भैया दिमाग में। डीपीपी ऐसी तुम्हें पता होनी चाहिए कौन सी डीपीपी में कौन सा क्वेश्चन है। वो डीपीपी तुम अपने पास रखो, हार्ड कॉपी में बनाकर रखो। मैं तो कहता हूं सबका टाइम टू टाइम प्रिंट निकालो, क्योंकि डीपीपी तुम्हें कंसिस्टेंट मिल रही है, पूरी कंसिस्टेंटली तुम्हारे पास डीपीपी आ रही है, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तीनों में कोई सा भी सब्जेक्ट हो जेईई का, वो तुमको डीपीपी सबकी मिल रही है। तो उसको एनालिसिस करो और ध्यान से देखो भाई, ठीक है। तो मोर देन इनफ है आईआईटी जेईई का पूरा कोर्स मॉड्यूल, पूरा नोट्स, चाहे शीट्स, चाहे प्रीवियस ईयर, चाहे आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सारे, और भी इसमें क्वेश्चंस में अभी हम और चीजें और लेकर आने वाले हैं। और भी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जो आपको लगता है, कई लोगों ने कहा मेरे पास आया सर सिंगेज की बुक सॉल्व करवाओ, ये बुक सॉल्व करवाओ, वो मैं सभी का निचोड़ लाऊंगा और सेपरेट बुक का सोल्यूशंस भी बहुत जल्दी लाने वाला हूं। सारी चीजें आपको मिलने वाली है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म, मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट के चैनल पर, ठीक है। तो माही यादव, उम्मीद करते हैं कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या तुम्हारे क्वेश्चंस आंसर्ड हो गए, नहीं हुए तो कौन सा क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया। नेक्स्ट चलते हैं। सोमिका महेश्वरी ने एक डाउट पूछा है। सोमिका ने पूछा है सर एटॉमिक मास वर्सेस रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या अंतर है। अच्छा, पहले मैं सर प्लीज टेल द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं, जो तुमने 2 वर्ड लिखे एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास, ये सिनोनिम है, ये एक ही बात है। क्योंकि देखो एटॉमिक मास जो होता है वो किसी भी एटम का मास होता है जब उसको 1/12 कार्बन के जो पार्ट होता है 1/12 पार्ट कार्बन 12 का, उसके मास से कंपेयर किया जाता है। तो कार्बन 12 का जो 1/12 पार्ट होगा ना, अभी मैंने बनाया था, उसका जो 1/12 पार्ट होगा, उसका जो मास होगा उससे कंपेयर करोगे, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। रिलेटिव में कहता है कि किसी के रिलेशन में बताओ, तो भैया कंपेयर तो हम यहां पर भी करते हैं और वही उसी से कंपेयर करते हैं, C12 के 1/12 पार्ट के मास से। तो रिलेटिव मतलब किसी के रिलेशन में, किसी से कंपेयर करने पर। तो एटॉमिक मास में भी हम C12 के 1/12 पार्ट के मास से कंपेयर करते हैं और रिलेटिव में भी हम C12 एटम के 1/12 पार्ट के मास से कंपेयर करते हैं। तो दोनों बात सेम है। हां, ये अलग तब हो जाएंगे जब तुम इसके आगे लगा दोगे एवरेज, क्योंकि एटॉमिक मास मींस एवरेज एटॉमिक मास।
अब मे भी तुम्हारा क्वेश्चन यही हो कि एवरेज एटॉमिक मास वर्सेस रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या अंतर है, तो बड़ा अंतर है, बिकॉज relative atomic mass is the mass of any element with respect to the 1/12th part mass of 1/12th part of C12 atom. किसी भी एटम का मास जो होगा उस वो मास किसके मुकाबले, कार्बन 12 के 1/12th पार्ट जो है उसके मास के मुकाबले जो भी मास होगा उस एटम का वो रिलेटिव होगा। जबकि एवरेज जो होगा वो डिफरेंट आइसोटोप्स जिनका मास नंबर अलग अलग होता है उनका एवरेज होगा बेस्ड ऑन देयर परसेंटेज अबेंडेंस, बेस्ड ऑन देयर परसेंटेज अबेंडेंस। अभी मैंने जिक्र किया था हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, H1, H2, H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तीनों का मास नंबर अलग होता है, एटॉमिक नंबर सेम है, तीनों का एटॉमिक नंबर 111 है, तीनों के पास प्रोटॉन 111 है, लेकिन जो सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है वो तीनों में अलग है। प्रोटियम में 1 है, ड्यूटेरियम में 2 है, ट्रिटियम में 3 है, तीनों का मास नंबर अलग है। अब अगर मेरे को कोई मास बोलना है हाइड्रोजन का तो मैं किसके हिसाब से चलूं, क्योंकि मास हमेशा सम ऑफ न्यूक्लियॉन से निकलता है, तो मैं 1 वाले के मास से चलूं कि 2 के हिसाब से चलूं कि 3 के हिसाब से चलूं, मैं तो डिसाइड नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन पे मैं एवरेज निकाल लेता हूं, मैं निकाल लेता हूं उसका एवरेज एटॉमिक मास। मैं ये बोल देता हूं भैया 1 वाले का भी, 2 वाले का भी और 3 वाले का भी, H11 का भी, H12 का भी, H13 का भी, मैं तीनों का मास कैलकुलेट कर लेता हूं एवरेज निकालकर, और वो एवरेज निकलता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटेज अबेंडेंस। उन तीनों का कितना परसेंटेज अबेंडेंस है, उन तीनों का कितना परसेंटेज अबेंडेंस है, उस हिसाब से वो फॉर्मूला हमें पता है, उस फॉर्मूले में हम रखकर तीनों का एवरेज निकालते हैं मास नंबर, एटॉमिक मास का, तो तीनों का एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा। जबकि ये रिलेटिव एटॉमिक मास उस पर्टिकुलर एटम का मास होगा जो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के मास से कंपेयर किया गया है, जो किससे, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के मास से कंपेयर किया है, वो है रिलेटिव। और इसमें आप परसेंटेज अबेंडेंस का फॉर्मूला लगा के एवरेज निकालते हो अलग अलग आइसोटोप्स का, तो इन दोनों में डिफरेंस है। बट हां, अगर तुम एवरेज हटा दो तो एटॉमिक मास वर्सेस रिलेटिव एटॉमिक मास इट्स वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि दोनों में आप मास निकालते हो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के मास से कंपेयर करके, दोनों में आप यही मास निकालते हो। क्लियर हो गया? तो सोमिका, उम्मीद करते हैं ये पूरा डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि आपका क्वेश्चन का आंसर मिला है, आपका डाउट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है? तो सोमिका, क्लियर हो गया होगा ये? कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। अगर तुम एटॉमिक मास वर्सेस रिलेटिव एटॉमिक मास बोल रहे हो तो ये बात एक ही है, बट सही डिफरेंस है एवरेज एटॉमिक मास वर्सेस रिलेटिव एटॉमिक मास, ये दोनों अलग है। इसमें हम एवरेज निकालते हैं अलग अलग मास नंबर का बेस्ड ऑन परसेंटेज अबेंडेंस, और इसमें हम C12 के 1/12 पार्ट के मास से कंपेयर करते हैं हमारे एटॉमिक मास को, तो वो रिलेटिव होगा, और ये और एटॉमिक मास सेम होंगे, ठीक है? तो ये उम्मीद करता हूं सोमिका आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो भैया इसी के साथ हमारा ये डाउट क्लियरिंग सेशंस कंप्लीट होता है। यहां पर मैंने कुछ सिलेक्टेड डाउट्स लिए थे, लेकिन और भी डाउट्स है काफी, उनको हम अपकमिंग सेशंस में जरूर कैटर करेंगे। लेकिन आपको भी डाउट पूछने का जो सिलसिला है वो जारी रखना है, आपको डाउट हमेशा भेजते रहने, इसी तरीके से आपकी भी स्लाइड बनेगी और आपके भी डाउट्स को कैटर करेंगे। तरीका बहुत सिंपल है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आस्क का डाउट करके एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे क्लिक करना है, छोटा सा फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म को डिटेल्स फिल करनी है, अपने फेवरेट टीचर को सिलेक्ट करना है, मतलब फेवरेट टीचर इन द सेंस जिससे तुम डाउट पूछना चाह रहे हो उनका नाम सिलेक्ट करना है, और फिर एक छोटी सी इमेज अपलोड करके सेंड कर देनी है। वो हम लोगों के व्हाट्सएप पर आएगी, जिसकी स्लाइड बनाकर हम लोग आपके डाउट्स को हर संडे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बाकी YouTube पर अगर कोई लेक्चर मिस आउट हो रहा है, या YouTube पर क्योंकि इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि कभी समझ में नहीं आए कि कहां से शुरू करें कहां खत्म करें, क्योंकि होता क्या है, देखो YouTube पर मैं आपको बताता हूं कि YouTube पर जब आप कोई टॉपिक सर्च करते हो तो उसका वीडियो आपको मिल जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि अब इस टॉपिक को देखने के बाद, इस टॉपिक वीडियो जिसको अपन ने सर्च करा उसको देखने के बाद अगला टॉपिक कौन सा पढ़े, या इससे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ के आना चाहिए था, या अगर इसमें हमने थ्योरी पढ़ी है तो अब इसके क्वेश्चंस कहां से लगाए। कहने को YouTube पर इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि हमें वो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड वे समझ में नहीं आता पढ़ाई का, जिससे कभी कभी हमारा इंटरेस्ट खत्म होने लगता है पढ़ाई में, या हमें ऐसा लगता है कि ये टॉपिक तो हमें आ गया है लेकिन फिर एग्जाम टाइम में उसके क्वेश्चन नहीं बनते, ऐसा होता है। तो इन सभी प्रॉब्लम का एकमात्र सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर आकर आप लेक्चर्स देखो। जैसी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर आओगे, आप लेक्चर्स देखोगे तो आपको बहुत सिंपल तरीके से वहां पर एक स्ट्रक्चर्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट मिलती है।
यहां पर जैसे सारी कैटेगरीज है, अगर आप बोर्ड लेवल पर तैयारी कर रहे हो तो सीबीएसई K-12 में जाओ, अगर आप आईआईटी जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हो तो करस्पॉन्डिंग एग्जाम कोर्स पे आओ। आप आईआईटी जेईई पे आओगे, आपको सभी फैकल्टीज के कोर्सेज मिलेंगे ईयर वाइज। वहां पर आप केमिस्ट्री का कोर्स देखोगे, यहां पर वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, आपको पूरे चैप्टर की यहां लिस्टिंग होगी सीक्वेंस में। बल्कि चैप्टर के साथ आप ये कहना चाहिए कि आपको पूरे टॉपिक की लिस्टिंग होगी, क्योंकि चैप्टर के साइड में एक प्लस का बटन है, जैसे ही क्लिक करोगे पूरे चैप्टर्स नीचे आएंगे, टॉपिक्स नीचे आएंगे, पहला टॉपिक ये, दूसरा टॉपिक ये, तीसरा ये, प्रॉपर सीक्वेंस आपको मिलेगा। हर लेक्चर के आगे लेक्चर का ड्यूरेशन लिखा है कि कौन कितना लेक्चर कितने मिनट कितने आवर का है, ताकि आप अपनी टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई कर सको कि आज शाम को आप 2 लेक्चर ये देख लोगे, कल आप एक लेक्चर ये देख लोगे, ऐसी प्लानिंग कर सको। इसके लिए आपको पूरा टाइमलाइन दिया हुआ है, साथ ही आपको शीट भी यहां मिलेंगे। देखो पीडीएफ के आइकन्स दिख रहे हैं आपको, ये शीट्स है, तो इन शीट्स को आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, और अगर कोई डाउट आए तो जस्ट इन शीट के नीचे इनका सोल्यूशंस है, डीपीपी सोल्यूशंस, आप उन डीपीपी के सोल्यूशंस को रेफर कर सकते हो। मतलब यहां पर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहां कौन सा टॉपिक पढ़ना है कोई आपको देखने की मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, ब्लाइंडली आपको इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए चलना है। यही शीट, सारी चीजें, प्रीवियस ईयर, वन शॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ आपको यहीं पर अवेलेबल होगा। और वीडियो क्वालिटी आप देखोगे तो जैसे आप यूट्यूब पर देखते हो बिल्कुल हाई क्वालिटी स्ट्रीमिंग होगी वीडियो की, बिना किसी रुकावट के। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो बिना किसी रुकावट के ये आपको स्ट्रीम होता हुआ वीडियो दिखेगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर वेबसाइट पे बुला रहे हैं तो कोई सब्सक्रिप्शन का बोलेंगे आप सर, या कोई पैकेज खरीदने का बोलेंगे, या कोई प्रमोशन करेंगे, या कोई अपना कूपन कोड देंगे जिससे डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं ये सब चीजें जो है बिल्कुल नदारत है, बिल्कुल नहीं होती है मैग्नेट ब्रेन्स पर, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र चैनल है जो आपको एक्सक्लूसिव फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स देता है। ये पूरा लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिखेगा, जैसे यूट्यूब पर फ्री दिखता है वैसे वेबसाइट पर भी फ्री दिखेगा। वेबसाइट पर एक्स्ट्रा एज आपको क्या है, आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, आपको समझ में आता है शीट्स कहां पर है, कौन से लेक्चर के बाद कौन सी शीट सॉल्व करना है, ये आपको पता चलता है वेबसाइट से, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो डीपीपी शीट्स, तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ऐसा नहीं है 1, 2, 4 चैप्टर फ्री है, कंप्लीट सिलेबस आपका फ्री है यहां पर। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट के चैनल पर आपको आईआईटी जेईई के तो लेक्चर्स चल ही रहे हैं, साथ में नीट की भी तैयारी उतनी शिद्दत से चल रही है। तो नीट केमिस्ट्री, नीट फिजिक्स, नीट बायोलॉजी के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा क्रिएट होते हैं और आप तक पहुंचाए जाते हैं, ताकि आपकी पढ़ाई को बेहतर कर सके। तो जितने तुम्हारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, स्कूलमेट्स, बैचमेट्स, कॉलोनी मेट्स, क्लासमेट्स, जितने लोग हों उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल का लिंक शेयर करें। जो चाहते हैं आईआईटी जेईई या नीट के लिए कंप्लीट सोल्यूशन, जहां पर उनको क्वालिटी लेक्चर्स मिले, रेगुलर वीडियोस मिले, डीपीपी शीट्स मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, वन शॉट रिवीजन कराया जाए, टेस्ट सीरीज कराई जाए, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस लिए जाए, तो उन लोगों के साथ मतलब कहने को एक वन कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं, वन स्टॉप सोल्यूशन देखना चाहते हैं, उन लोगों के साथ इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें और इस वीडियो को भी शेयर करें। पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक करेगा। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।